के बीच में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ कि भाई जी के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा। यहाँ उपस्थित सभी लोग मेरे आदरणीय हैं, तमाम प्रिय छात्र हैं और बहुत लोग बाहर से आए हुए, उत्तराखंड से आई हुई हैं। तो ये काशी की एक वानगी है, इसको देख लीजिए। ये जगह जो है इतनी पवित्र है कि सरस्वती का वास यहाँ बना रहता है। बहुत लोगों को यहाँ आने का मन करता है। अभी चर्चा हो रही थी तो साहित्यकारों के नाम की बात चली और हमारे लोकमन में हरिराम द्विवेदी जी, इनकी अगर आप कविताएं सुन लेंगी तो फिर काशी से जाने का मन नहीं। तो भाई जी के बारे में थोड़े शब्दों में मैं ये कहना चाहूँगा कि इनका पूरा जीवन ही गांधी, विनोबा और जयप्रकाश के साथ, उनके विचारों के साथ, उसी को जीते जीते भारतवर्ष में आज ये पूरे 87 साल के हो। अब आप लोग गुणा भाग करना कि कब पैदा हुए होंगे, मुझे इससे कोई मतलब है नहीं। आज भी इनकी हड्डियों में वो ताकत है कि ये जब भारतीय रेल से चलते हैं तो सुविधाओं का ख्याल नहीं करते। और आज जो जनसंख्या की समस्या है इस देश में, इनके जैसा व्यक्ति जब अपना झोला टांगे चलता है रेलवे स्टेशन पे तो धक्के भी खाता होगा। 87 साल में भी यह एक जगह से दूसरी जगह बिना सहारे के ही जाती। तो कुछ तो जीवन शैली होगी, कुछ तो संस्कार बने होंगे, जिसके नाते भारत देश की जो संक्रमण की स्थिति है उसमें परेशान होते हुए भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस रथ को चौराहे तक खींच के लेके चलो, वहां से पता नहीं कोई ना कोई देवदूत आ जाए इस देश में जो उस रथ को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मानवता के लिए जरूरी हो गया है आज। भाई जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप गांधी को जो जिया है उसी को आप यहाँ बांट दें। इसमें से कुछ लोग, जिन हम सबके अंदर एक छोटा गांधी बैठा हुआ है, तो उसमें से क्या पता उस छोटे गांधी में उद्दीपन आ जाए और वो बड़ा गांधी बन जाए। तो मैं आप सभी के अंदर गांधी को प्रतिष्ठापित करके प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं तो वो गांधी नहीं बन पाया। प्रयास जारी है, सीखने का प्रयास जारी है। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि उसमें से एक गांधी इस देश को मिलेगा। तो आइए आज सुनते हैं और अपने को गांधी के विचारों से सराबोर करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने अंदर जो गांधी बैठा हुआ है वो अच्छा है। मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ। इस तरह की परिस्थिति शायद जब से दुनिया भी करते नहीं आई। ये जो विकास जिसे हम कह रहे हैं, ये विकास औद्योगिक क्रांति के बाद से इस विकास का स्वरूप बना और फिर जब इस विकास की यात्रा हुई और उसके पहले क्या हुआ कि विज्ञान हाथ लगा। विज्ञान हाथ लगने के बाद औद्योगिक क्रांति हुई, तकनीक बढ़ी। अब उस समय एक ग्रेट प्रॉमिस किया था वैज्ञानिकों ने, विचारकों ने, कि अब स्वर्ग की कहानियां पढ़ने के लिए आपको वेद पुराण नहीं पढ़ना पड़ेगा। स्वर्ग की कहानियां, स्वर्ग उतर आएगी, धरती को उतरेगा, ऐसी कीमिया हाथ लगी। तो लोगों को बड़ी आशा बनी थी, लेकिन थोड़े ही दिनों में देखा कि ये विज्ञान तो मुट्ठी भर लोगों के हाथ का हथियार बन गया है शोषण करने। उस समय दुनिया के बहुत सारे विचारकों ने उस थोड़े समय के कुछ वर्षों के अनुभव पर से कहना शुरू किया, ये विकास की दिशा कहाँ जा रही है। तो मार्क्स ने तो जवाब देने की कोशिश की ही। अब उस कोशिश में क्या हुआ मैं आगे नहीं जाता, शायद समय रहेगा तो कहूँगा। कोशिश की उन्होंने, उसका विकल्प पेश कर दिया, लेकिन विकल्प पेश नहीं हो पाया। कुछ बातें बहुत अच्छी कही मार्क्स ने,
यहाँ तक कि स्टेट टू विदर्भे की बात कही उन्होंने, जो है श्रमिकों का साम्राज्य बनेगा, जो है और किसान मजदूरों का होगा देश, जो है बहुत सारी बातें कही, संघ की प्रतिष्ठा की बात कही। लेकिन कुल मिलाकर उनको आर्थिक पहलू कुछ नया नहीं सुना। तो आर्थिक पहलू पूरा का पूरा जो है पूंजीवाद का हो गया। तो आर्थिक पहलू का तो एक विषय सर्किल है। आर्थिक पहलू पूंजीवादी है, कुल मिलाकर के बड़ा उत्पादन चाहिए, तो बड़ा उत्पादन के लिए बड़ा कच्चा माल चाहिए, तो बड़े कच्चे माल के लिए जो है वो मजदूर चाहिए कारखाने के लिए। फिर उसके बाद जो है उस माल को पक गया, वो माल पैदा हो गया, वो माल तो माल बिकेगा कहाँ, तो बाजार चाहिए, तो बाजार के लिए उपनिवेश चाहिए, उपनिवेश के लिए हथियार चाहिए। एक ऐसा विषय सर्किल है कि उसी में जो है साम्यवाद फंसता चला गया। और गांधी को ये मौका मिला कि वो प्रयोग को देखा था गांधी ने, उनके सामने चित्र साफ था, उससे क्या सबक लिया जा सकता है जो उन्होंने देखा। तो मार्क्स है, रूसो है, थोरो है, टॉलस्टॉय है, रस्किन है, क्रुपटकिन है, सोमारोला है, इस सारे जो मानववादी दार्शनिकों थे, इन मानववादी दार्शनिकों के मन में जगह की तो बहुत गलत दिशा थी, और उन्होंने उसी समय कड़ी टीका किया था। सब ने अलग अलग जो है, अब अलग अलग यहाँ बात नहीं कही जा सकती, उस समय है, अलग अलग लोगों ने बड़ी कड़ी टीका की। और अब इस सब श्रेणी में ही गांधी आती है। जिस हिंद स्वराज का जिक्र आपने किया, तो गांधी कहते हैं कि इस हिंद स्वराज के विचार मेरे हैं और मेरे नहीं भी। मेरे हैं मैं इसलिए कहता हूं कि इसको मैंने जीने की कोशिश की हिंद स्वराज में जो कुछ लिखा, और मेरे नहीं है इसलिए कि बहुत सारे विद्वानों की, दार्शनिकों की पुस्तकों को मैंने पढ़ा है, उनसे हमारा संपर्क रहा है, तो उनकी बातें ही इसमें है, केवल मेरी बात इसमें नहीं है, उनकी बात भी मैंने पिरो करके रखने की कोशिश। उस किताब के बारे में एक शब्द और आपको कह दूं, आपने नाम लिया था, उन्होंने एक प्रति उसकी भेजी टॉलस्टॉय को। तो टॉलस्टॉय ने कहा कि गांधी जी किताब तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आपने हिंद स्वराज नाम इसका क्यों दिया? ये तो विश्व के कल्याण की किताब है, आप इसको विश्व के लिए इस किताब को नाम दिया। और गांधी जी के मन में था कि भारत में इस किताब पर लिखी हुई बातों का प्रयोग करके नया समाज बना सके, तो हम दुनिया से कह सकें कि देखो भाई, जहाँ दुनिया संकट में फंसी है वहां से ये रास्ता एक निकलता। तो अब मैं उस संकट पर आ रहा हूं। संकट है इसे आज के विकास में क्या संकट? एक तो आया कि भोग और लोभ बढ़ गया। भोग और लोभ दोनों इस विकास का मुख्य पहचान है इस विकास की। तो भोग और लोभ बढ़ने के कारण एक असीमित भोग और लोभ परिणाम उसका ये हुआ कि प्रकृति पर रौंद डाला जाए। गांधी जी ने बात कही थी कि इस प्रकृति में दुनिया भर के लोगों की आवश्यकता पूर्ति की संभावना है साधन, लेकिन लालच किसी एक की पूरी नहीं करती। और जब इस विकासवादी सबके सब सारी दुनिया ही लालची हो गई हो, तो प्रकृति का क्या हुआ? तो प्रकृति के नाम पर हमने किया क्या? एक सफाला संकट, पर्यावरण वाला जो संकट आ गया। हमने पहाड़ों को खोद डाला, जंगलों को काट डाला, नदियों को गटर बना दिया, ओजोन लेयर में छेद हो गया है, तेजाबी वर्षा की समाचार कभी कभी पढ़ते होंगे अखबारों में आपको, आए दिन भूकंप हो रहा है, महामारी हो रही है, ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही कि नए नए नामकरण उसके हो रहे हैं, जो है ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो है समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जो है ग्लेशियर पिघलने के कारण। तो प्रलय को और किसे प्रलय कर, हवा प्रदूषित, पानी प्रदूषित, धरती को बुखार लग गया। जो है पर्यावरण का जो पहला सम्मेलन हुआ था रियो में, ब्राजील की राजधानी में, तो उसका नाम रखा गया था सेव द अर्थ कॉन्फ्रेंस, पृथ्वी बचाओ सम्मेलन।
यानी जिस पृथ्वी पर हम सब लोग हैं, तो पृथ्वी प्रदूषित, आकाश प्रदूषित, हवा प्रदूषित, पानी प्रदूषित, क्या है इसे? अंटार्कटिका में जहां बर्फ ही है जो है, उस अंटार्कटिका की हालत यह है कि वहां जंगल जल रहे हैं और बर्फ में आग लगी है। अब बर्फ में आग लगी, इसको सुन करके लगता है कि कौन सा अनहोनी, कौन सा जादू है, बर्फ में आग लगी। साइबेरिया के जंगल 3 महीने से जल रहे हैं और भेजी गई है उसको बुझाने के लिए, जहां साइबेरिया में बर्फ ही है। वही हालत जो है वो देश का नाम। तो ऐसी स्थिति में जो है ये, और छोड़िए दुनिया की बातें, अपने यहाँ देखिए दिल्ली की शहरों में गाड़ी घर में है, लेकिन परिस्थिति यह पैदा हो जाए कि या तो एक दिन गाड़ी बंद करिए, सांस लीजिए। श्वास में और गाड़ी पर बैठने का दोनों जो है विकल्प चुनना पड़ा, यह हालत हो जाएगी। अब धुंध शुरू हो गई है वहां जो है, अब है लंबे समय तक जो है धुंध छाई हुई रहेगी, सूरज का दर्शन नहीं, और सूरज का दर्शन ही नहीं हो तो कैसा? अब है इतना ही, मद्रास को देखिए, चेन्नई की हालत देखिए, साल भर से टैंकर से पानी पिलाया जा रहा है। ये तो कुछ अनहोनापन है। तो पर्यावरणीय संकट जो है आज पहला संकट है पर्यावरणीय। पहले वैज्ञानिकों को लगा था कि इसी में हम हल ढूंढ लेंगे, लेकिन वैज्ञानिक भी हाथ खड़ा कर दिए हैं, इसमें हल नहीं निकल पा रहा है। इस विकास की अवधारणा में इस संकट का विकल्प नहीं है, पहला संकट। दूसरा संकट है वायलेंस का। अब है तीर कमान त्रिशूल से बात नहीं बनने वाली है। अणुबम के बारे में किसी ने पूछा आइंस्टीन से कि तीसरा महायुद्ध कैसा होगा। आइंस्टीन ने कहा तीसरा कैसा होगा मुझे नहीं मालूम, चौथा कैसा होगा मैं बता सकता हूं। उन्होंने कहा चौथा ही बताइए। आइंस्टीन का जवाब था कि तीसरे के बाद चौथे की नौबत आने वाली नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग बचे कुचे रह गए, तो चौथा महायुद्ध दांतों का हो और नाखूनों का। सारी सभ्यता सब कुछ समाप्त। वायलेंस का संकट। राम मनोहर लोहिया हमारे नेता, समाजवादी नेता गए थे विदेश, आइंस्टीन से बात हुई उनकी। उन्होंने पूछा कि इस सदी की 2 देने हैं, एक आपके एटम बम और दूसरा गांधी की अहिंसा। हम आप ही से पूछ रहे हैं कि इस दोनों में भविष्य किसका है? छूटते ही जवाब दिया है कि निश्चित रूप से गांधी की अहिंसा का। हमारा अणुबम जो है वो युद्ध का हथियार नहीं है, विनाश का हथियार। ये वायलेंस जहां पहुंचा दिया है, देख लीजिए सारे दुनिया के देशों के बीच जो है लगता है कब वार हो जाएगा, कब हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो जाएगा, कब कोरिया दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया में हो जाएगा, कब जो है इजराइल का फिलिस्तीन लेकर के अमेरिका कुछ पड़ेगा वहां। सारी जैसे जगह भूकंप आया तो ये वायलेंस फूटेगा तो कहां। और अणुबम का उपयोग नहीं होगा, ये कैसे कोई संतुलन बनाए रख सकता है? कहा ना उसने, हमें पाकिस्तान ने, कि हम कोई खिलौना बना के नहीं रखे हैं, हमारे पास एटम बम है, हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से जवाब दिया गया कि हम फुलझड़ी नहीं रखे हैं दिवाली की जो है, हम भी उसका जवाब देंगे। तो आज तो 100 और पर के भेद से ऊपर अणुबम जो है, इस्लामाबाद दिल्ली पर बम छोड़े तो जरूरी नहीं कि दिल्ली जल जाएगी और इस्लामाबाद बच जाएगा। वो अपने पराये का भेद नहीं जानता। एक प्रसंग है, विषय बढ़ रहा है, लेकिन एक विनोबा जी की यात्रा चल रही, इंग्लैंड का एक नौजवान, क्रिसमस का दिन था। उसने कहा बाबा हमें कुछ है, आज क्रिसमस है, कुछ आपका आशीर्वाद क्या है? विनोबा जी ने कहा कि दुनिया के 4 राष्ट्राध्यक्षों को ईसा मसीह सद्बुद्धि दे। लड़का नौजवान मुंह देखने लगा उनका कि हम तो कुछ अपने लिए आशीर्वाद मांगे थे आज के मौके पर, तो कुछ ऐसा टिम्बकटू बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आई बात। विनोबा जी समझ गए कि ये बात समझा जी है।
उन्होंने कहा देखो, यदि हमको तुमको सद्बुद्धि ईसा मसीह न भी दे तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। उस समय इन्हीं 4 देशों के साथ एटम बम बना था। आज तो बहुत सारे देश के पास होते हैं। उस समय जो है इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, फ्रांस या जापान में कंफ्यूजन करता हूँ, इन्हीं 4 देशों के पास जो है एटम बम बना था उस समय। तो कह रहे हैं कि इनको ईसा मसीह सद्बुद्धि दे, वरना इनको सद्बुद्धि नहीं हुई, इनको कुबुद्धि हो गई तो दुनिया बिजली हो गई। ये दूसरा संकट मित्रों, आप लोगों के समय तक क्या स्थिति होगी मालूम। तीसरा संकट है कि दुनिया आसमान पर पहुंच गई, लेकिन दुनिया पड़ोसी के दिल तक नहीं पहुंची। पड़ोसी के दिल तक नहीं पहुंच पाएगी तो कैसा विकास। आसमान पर पहुंच के भी क्या करेंगे, वहां भी सिर्फ फुटबॉल ही करेंगे आपस में। भाई भाई के दिल तक नहीं पहुंच पा रहा है, बाप बेटे के दिल तक नहीं पहुंच पा रहा है, पति पत्नी के दिल तक नहीं पहुंच पा रहा है। कैसा समाज है। मित्रों, किसी एक कवि ने लिखा है 4 लाइनें, है खुशी की बात मानो व्योम चढ़ता जा रहा है, राह में अपने सितारे चांद मरता जा रहा है मगर अफसोस तो महज इतनी बात थी, आदमी आदमी से दूर हो। हमने वसुधैव कुटुंबकम की घोषणा किया और पश्चिम के विज्ञान ने उसको साकार कर दिया। दुनिया पड़ोसी हो गई है। मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप लोगों के साथ बोलता हूं तो मैं कहता हूं कि आप किसी तेज चलने वाले हवाई जहाज से सुबह का नाश्ता करके दिल्ली और रोटरडाम से उड़े तो दोपहर का भोजन मिस्र की राजधानी काहिरा में कर लीजिएगा, शाम की चाय लंदन में पी लीजिएगा, रात का भोजन वाशिंगटन में करिएगा और मॉस्को जाके सोइएगा। दुनिया इतनी छोटी पड़ोसी बनाई। वसुधैव कुटुंबकम को हमारे नारे को टाइम एंड स्पेस की दूरी खत्म करके विज्ञान ने साकार कर दिया। लेकिन मित्रों, यह कुटुंबवत कैसे होगी दुनिया? पड़ोसी बनना बड़ा आसान है, लेकिन पड़ोसीपन कैसे पैदा होगा? और पड़ोसीपन पैदा नहीं होगा तो बहुत खतरनाक स्थिति बनेगी। पड़ोसियों के बीच में आमतौर पर तो बोलचाल ही बंद रहती है, लड़ाई झगड़ा ही हुआ करता है। उनके ओरी का पानी जो है तो ओरी नहीं रह गई है, जो है खपराइला ही नहीं रहा, वरना पड़ोस के ओरी का पानी हमारे बीच दीवार पर आ रहा है। झगड़ा इसी को लेकर पहली बारिश में होती। तो पड़ोसी, मैं मजाक में कहा करता हूँ कि भैया ये गाल और चपत दूर दूर है तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन दोनों मिलेंगे तो 2 ही स्थिति होगी, या तो चपत लगाएगा या तो प्यार करेगा। तो नजदीक आना बहुत खतरनाक है यदि नजदीकीपन नहीं है, आत्मीयता नहीं हो, प्रेम नहीं हो, संबंध नहीं हो, तो नजदीक आना बड़ा खतरनाक। तो दुनिया छोटी तो बन गई, लेकिन दुनिया पड़ोसी तो बन गई, लेकिन पड़ोसीपन कैसे, नेबरहुड कैसे बना? केवल नेबर बनना काफी नहीं। ये तीसरा संकट। चौथा संकट मित्रों ये है अमानवीयता का। अमानवीयता का संकट। हम आकार में मनुष्य दिख रहे हैं, आचरण में नहीं है। सुबह का अखबार खोलिए, बलात्कार है, डकैती है, चोरी है, भ्रष्टाचार है, लड़ाई है, झगड़ा है, क्या क्या लगता है कि समाज का चित्र है। सुबह का अखबार समाज का दर्पण है। कभी कभी लगता है कि मनुष्य कर रहा है ऐसा। क्षमा करेंगे, बहुत दर्द के साथ में कर रहा हूं। जब कभी अखबार में पढ़ता हूं कि बाप बेटी से बलात्कार कर रहा है, भाई माँ से कर रहा है, बहन से कर रहा है, ये रिश्ता राक्षस हो गया है। और कैसी कैसी घटनाएं समाज में आती हैं, जो है महिलाओं का 7 बजे के बाद कई महिलाओं के भाषण है कि दिल्ली के सड़कों पर निकलना संभव नहीं है। ये मनुष्य कर रहा है। 8 करोड़ का 27 मंजिला बना हुआ मकान देश के सबसे बड़े पूंजीपति अंबानी का बंबई में, उस 27 मंजिला के सामने ही जो है कोई महिला
फुटपाथ पर ही बच्चा देती होगी, वो बच्चा फुटपाथ पर ही बड़ा होता होगा, वहीं भीख मांगकर जिंदगी चलाता होगा और वही मर। मित्रों, मनुष्य ही नहीं है गया है, हम मनुष्य दिख रहे हैं आकार में, मनुष्यता का है, इंसानियत का है। या तो आदमी धन दौलत में इतना पड़ा हुआ है कि वो हैवान बन रहा है, माफ करिएगा, शैतान बन रहा है, और जो गरीबी गुर्बत में जिंदगी बिता रहा है वह हैवान बन रहा है। एक तरफ शैतानियत है, एक तरफ हैवानियत है, इंसानियत का है। तो समाज कैसे ये चौथा एक संकट मित्रों ये जबरदस्त खड़ा हुआ है कि इस विकास की 5 बीमारियां मैं कहा, 5 और जो विकास आ रहा है, विकास ने ऐसा एक परिस्थिति पैदा किया है, एक संकट खड़ा किया है कि 5 और की बीमारियां डॉक्टर को भी, और ये लोभ और भोग का कार्य। पहली बीमारी है नींद नहीं आती, अनिद्रा, इंसोम्निया। मैं 3 सत्ताओं में बैठे हुए लोगों का जिक्र आपसे करूंगा, राज सत्ता, अर्थ सत्ता और धर्म सत्ता। ये 3 सत्ताएं हैं, और तीनों सत्ताओं में बैठे हुए नींद आने की बात मैं तीनों से करना चाहूंगा आपसे। इमरजेंसी लग गई थी देश में, 78। इंदिरा जी जाती थी विनोबा जी के पास, उस समय ज्यादा जाने लगी क्योंकि विनोबा जी जयप्रकाश जी के इस आंदोलन के बहुत समर्थक नहीं। तो पहला सवाल विनोबा जी पूछते थे इंदिरा जी से कि नींद रात में ठीक से आती है ना? ये राज सत्ता का उदाहरण में दे रहा हूं आपको। नींद क्या है? शेर की सवारी कर ली है, सारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया है, सारे लाखों लोगों को जो है अंदर डाल दिया, और जब ये उतरेगी शेर से, कभी जब इमरजेंसी खुलेगी तो क्या हालत होगी? जो नींद नहीं। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, अर्थ सत्ता। जरा पूछिए नीरव मोदी को और विजय माल्या को नींद आती है रात की? कब प्रत्यावर्तन हो जाएगा, भारत की जेलों में आ जाना पड़ेगा, जो है ठिकाना है, नींद नहीं। जरा आशाराम बापू से पूछिए नींद आती है रात की? और आशाराम बापू अकेले नहीं है, लंबी सीरीज है। राम रहीम से पूछिए नींद आती है? ये धर्म सत्ता। तीनों सत्ताओं को ध्यान रखते हुए नींद नहीं आती है, पहली बीमारी। पहला आवाज जो है अनिद्रा, दूसरा आवाज जो है वो अकेलापन। यह आज के समाज का पोषमार्कन है इस विकास का। अकेलापन, एलियनेशन, हर जगह हर कहीं बेशुमार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार है। आदमी तन्हाई में जी रहा है, शेयरिंग नहीं कर पा रहा है, दिल नहीं खोल पा रहा है, तन्हाई में। तीसरा जो है वो अवसाद, डिप्रेशन। डिप्रेशन ऐसा रोग है कि मैंने बड़े बड़े घरों में देखा है कि मांस के लोथड़े की तरह बरसों से पड़े हुए हैं, यहां भी शून्य है और यहां भी शून्य। और हम आप भी जो कभी कभी कह देते हैं कि छोड़ो भाई दिमाग नहीं काम करता, ये डिप्रेशन एक अलग बीमारी है कि अवसाद में आदमी इस दौड़ के, इस विकास की दौड़ में और चाहिए और चाहिए और चाहिए, दौड़ है, इस दौड़ का परिणाम अवसाद। चौथा है अविश्वास। किसी का विश्वास ही नहीं। हर जगह जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। किसी फैक्ट्री में जाइए तो सब कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस जगह पर आदमी है कुर्सी पर कि नहीं है। अरे अविश्वास, सच्चा विश्वास के बिना समाज किसी पर किसी का भी, अरे यहाँ तक कि घर के संबंधों में विश्वास नहीं, रिश्तों में विश्वास नहीं। यह अविश्वास, अविश्वास समाज। और पांचवा और है अनास्था, सिनिसिज्म।
सिनिसिज्म, नकार नकार नकार, कहीं कुछ रचनात्मक सकारात्मक दृष्टि ही नहीं बन पा। तो ये नकारात्मक, अनास्था, आस्था ही नहीं जम पा रही है। मित्रों, ये 5 रोग इतने भयंकर हैं, इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इस व्यवस्था को बदले, बिना इस विकास की अवधारणा को बदले। यहाँ गांधी कैसे जवाब है मैं बाद में आपसे कहूंगा। केवल ये संकट मैंने आपके 5 संकट बताए। एक संकट है, और ध्यान में रखिए कि बातें बहुत बड़ी बड़ी कही गई दुनिया में, दार्शनिकों बड़े 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 हुए। पहला था डार्विन, जिसने कहा कि माइट इज राइट की बात की। तो माइट इज राइट यानी वीर भोग गया वसुंधरा। मत्स्य न्याय था, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाएगी तो बचेगा कौन? किंगकॉन्ग बचेगा, वो तो दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो डार्विन से आगे बढ़े हक्सले साहब ने कहा कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। डार्विन साहब ने कहा दूसरों पर जियो, इन्होंने कहा कि नहीं, जियो और जीने दो। हक्सले साहब ने कोई एग्जिस्टेंस का सिद्धांत नहीं। कुछ मानववादी दार्शनिकों ने कहा, गांधी उसी में है, गांधी वही जवाब है, दूसरों के लिए जियो। जियो और जीने तो से बात नहीं खत्म होती। माँ को बच्चा पैदा हुआ और माँ ने कहे कि ठीक है भाई तुम भी जियो और हम भी जिए, नहीं जिए। बच्चे को जिलाने के लिए माँ को कुछ करना पड़ेगा, माँ को दूध पिलाना पड़ेगा, माँ को पालन पोषण करना पड़ेगा। तो एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के लिए जीने की शुरुआत यदि कर दी तो कैसा अच्छा समाज। तो एक दूसरे के लिए जीने की बात ये मानववादी दार्शनिकों ने कहा, गांधी ने कहा। ये संकट है आज का। तो जो बात कही गई दुनिया में, समाजवाद की बात कही गई, लोकतंत्र की बात कही गई, बड़ी बड़ी बातें हुई, इस तरह की बातें हुई, दूसरों के लिए जियो की बातें हुई, लेकिन ये समाज नहीं बना इसके अनुसार। यदि आप भाषण में बड़ी बड़ी बातें कहते रहेंगे, उससे बात नहीं बनेगी। उस भाषण को धरती पर उतारना पड़ेगा, नया समाज बनाना पड़ेगा। गांधी ने यही स्वराज में कहा। अब वो बात इतनी कही गई है, इतनी लिखी गई है, ये बातें समाजवाद, लोकतंत्र, भाईचारा, स्वतंत्रता, समता, कि ये बात जिसको हमने दबा करके शोषित पीड़ित को रखा था, उसके कान में भी ये बात पहुंच गई है। अब वो महिला पूछ रही है कि समाजवाद की बड़ी बातें करते हो, समता की, हमारे हिस्से की समता कहाँ है, लाओ। वो दलित पूछ रहा है कि हमारे हिस्से का लोकतंत्र कहाँ है, तो लाओ। तो ये समाज नया नहीं बना, घोषणाएं हुई, घोषणाओं के अनुकूल जीने की व्यवस्था नहीं बनी, चेंज नहीं हुआ, तो रिवेंज का भाव पैदा। तो नक्सलवाद, माओवाद, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रतिशोध है, रिवेंज है। हमारे हिस्से का कहां है? ये विषमता के परिणाम है। इस व्यवस्था ने विषमता ही पैदा की है। इस व्यवस्था का एक और परिणाम है कि विवशता, विषमता। और गांधी ने सर्व की बात की, उपयोगितावादियों ने ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की बात की, लेकिन गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर में कुछ लोग छूट जाते हैं। जो छूट जाएंगे ना, चैन से रहेंगे ना, समाज को चैन से रहने देंगे। तो नक्सलवाद, माओवाद उसी का परिणाम। अब ये कुछ समस्याओं की मैंने आपसे जिक्र किया। अब आता हूं इलाज पर। गांधी ने क्या बताया, समस्याएं कुछ और छोड़ दो। मित्रों, गांधी ने एक किताब 1904 में गांधी के हाथ में लिखी। उनके बनावट तो उनकी ये थी कि बचपन से ही उनमें बहुत सारी चीजें खराब भी थी, अच्छी भी थी। मोहन कोई बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं था। मैं राजकोट उनके प्राइमरी स्कूल में गया
तो देखा कि हेडमास्टर के ऊपर एक सर्टिफिकेट लगा हुआ है, मोहन वाज फेल्ड इन 3 सब्जेक्ट। मैंने कहा कि बहुत अच्छी सर्टिफिकेट आपने यहाँ लगा रखी है जो है। तो मैंने तो मोहन तो चोरी भी करता था, मोहन तो झूठ भी बोलता था, मोहन तो भाई का कंगन भी काट के दिया जो है। और ऐसा मोहन, लेकिन एक मोहन तो ये था, एक मोहन दूसरा भी था। चित्त में 2 धाराएं थी। जब मेहतर सफाई के लिए आता था तो मेहतर का बेटा भी आता था साथ, तो मोहन उसके साथ खेलता था और माँ कहती थी कि तुम उसके साथ मत छुओ, उसको जो छूने लायक नहीं हुआ, अस्पृश्य है जो है वो। और इनको नहलाती थी, और कभी कभी जाड़े के दिनों में उस बच्चे के साथ खेले मोहन, तो ला करके माँ जो है उसको पहले नहलाती थी। तो जिस माँ को इतना प्यार करते थे मोहन, उन्होंने कहा माँ तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, वो भी तो हमारे ही जैसा है, कैसा भेदभाव। तो ये चीजें भी पनप रही थी उनके मन में। राम की जो बात कही जा रही है कि मरते समय भी हे राम कहा, तो डरते बहुत थे। सांप से डरते थे, अंधेरे से डरते थे, डरते बहुत थे। तो जब उनकी दाई एक थी, वो कहती थी उनसे कि देखो जब तुमको डर लगे तो राम राम कहो, राम राम कहने से डर भाग जाएगा। तो उनको भूत का डर था, सांप का डर था, अंधेरे का डर था। तो उसमें उनकी दाई ने जो है एक मंत्र दिया कि तुम राम राम कहो। तो राम राम कहने लगे तो एक भ्रम निकल गया जो है, भ्रम बन गया मन में कि ठीक है हमारे राम राम बोलने से हमको डर कम लग रहा है, एक धारणा बन गई। तो ऐसे मोहन में 2 धाराएं साथ साथ, और वो मोहन एक हरिश्चंद्र नाटक देखने पर सत्य को ऐसा पकड़ा कि सत्य कोई ऐसी चीज है कि इतना कष्ट सहा जा सकता है सत्य के लिए, तब तो आज से मैं सत्य ही बोलूं। फिर अपने पिताजी को चिट्ठी लिखते हैं, आप सब जानते हैं कि हमने क्या क्या किया है। फिर बाप बेटे बड़ा डर था हमको कि पिताजी पीटेंगे, मारेंगे, नाराज होंगे, लेकिन पिता कुछ न किए। उनके आँख से आंसू बहता रहा, बेटे की आँख से आंसू बहता रहा उस पत्र के पढ़ने के बाद। और वहाँ से मोहन के जीवन में एक नया परिवर्तन। मैं